आज ना उस दिन आकाश का कुछ क्वेश्चन रह गया था। एक बार ना उनको हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो एक बार ना उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, रुको। चल नहीं रहा लग रहा। देखो, तो जो क्वेश्चन था, दो तीन क्वेश्चन रह गया था। और पहले ना एक बार एक क्वेश्चन रह गया था। अरे आकाश, जो बाकी रह गया था एक बार भेजना फिर से। दो तीन क्वेश्चन रह गया था, एक बार भेजना उनको। एक तो पहले ये समझ लो कि एक वो, हाँ ठीक कह रहा। एक काम करते हैं, पहले ना ये वाला ही समझ लेते हैं, ध्यान से समझना जरा। इसमें अपने को कह रहा है, क्या कह रहा है देखो। ये अपने को दिया है u1 एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू u0/2 इंटू 1 - x/a का होल स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर। तो पहले तो एक काम करते हैं कि अपने को पता है कि f की वैल्यू होती है -du/dx। डिफरेंशिएट कर लो। तो -u0/2 ट्वाइस ऑफ ऐसा, और फिर एक बार डेरिवेटिव चालू होगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, और ये हो जाएगा 2x/a²। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा देखो, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2u0x/a² इंटू 1 - x²/a²। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि फोर्स की वैल्यू कहाँ पे जीरो होगी, ये कह रहा है। तो पहला तीन पार्ट तो सही हो गया कि x इज इक्वल टू यू पे जीरो, और ये वाला x इज इक्वल टू +- a पे जीरो। तो p q और कौन सा है, r, ये तो मैच कर गया। एस में कह रहा है कि द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इज इक्वल टू जीरो इन द रीजन मॉड x लेस देन a। मतलब ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे a है और यहाँ पे -a है, तो फोर्स हमेशा इसकी तरफ डायरेक्टेड होगा। और चेक करते हैं इस बात को। तो देखो, एक बात कंफर्म है कि अगर हम x की वैल्यू को a/2 डाल दें तो भी ये बात होना चाहिए। पुट x इज इक्वल टू a/2।
a/2 डाल के जरा f निकाल के देखो तो प्लस में आ रहा है कि माइनस में। जल्दी बताओ। x की वैल्यू को a/2 पुट करने पे f की वैल्यू प्लस में आ रही है माइनस में। तो x की वैल्यू a/2 अगर पुट करते हो तो f की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 2 a/2 बाई ए स्क्वायर इंटू 1 - तो 1/4 हो गया। ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है रे? बता। तो पूरा सन्नाटे में चले गए हो तुम लोग, कैलकुलेशन भी ना हो रहा है। 3u0/4a आ गया सर। और ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जब आप यहाँ से x इज इक्वल टू a/2 पे हो तो फोर्स अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है। इसका मतलब फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का नहीं है, उल्टा रिपल्सिव नेचर का है। अरे बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? अरे सन्नाटो। अरे गुप्ता जी, बात समझ में आया कि नहीं, बोल। हाँ तो रिस्पॉन्ड जरा करो, हम चाहते तुम सीखो, हम तो फटफट लिख देंगे, हमारा क्या है। अब जरा, अब एक पार्ट और चेक करते हैं, देखो लास्ट पार्ट। उसके लिए क्या करो, आप df/dx निकाल लो। आप df/dx निकाल लो तो f निकला हुआ है, उसको एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है। तो 2u0/a² तो कर लो बाहर। तो ये x जो अंदर आएगा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। और जो x³ आएगा वो आ जाएगा 3x² बाई a²। ठीक लिखे ना, देख लो। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू -a। क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है उसमें रोल x इज इक्वल टू -a का ही है। तो हम x इक्वल टू -a डाल देते हैं। -a डालने से क्या आएगा देखो तो जरा। ये आ जाएगा 3, यानी ये आ गया -4u0/a², जो कि नेगेटिव में आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, df/dx एट x इज इक्वल टू -a इज नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू -a पे इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल? और याद करो, हम लोग वर्क फॉर एनर्जी में क्वेश्चन खेलते थे। एफ और एक्स का ग्राफ बना हुआ होता था, हम पूछते थे बताओ बेटा कहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबल, कहाँ पे अनस्टेबल। तो आप कहते थे कि सर जहाँ पे एफ और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा।
जहाँ पे एक्स एफ और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा वहाँ इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। मतलब फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डी एफ और डी एक्स सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? बोलो। अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी एफ और डी एक्स सेम डायरेक्शन या अपोजिट। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डी एफ बाई डी एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और डी एफ बाई डी एक्स जब मैंने एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे निकाला तो वो भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे फोर्स की वैल्यू जीरो है। देख लो। और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे डी एफ बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम वहां पे स्टेबल है। और एक बात हम जानते हैं कि जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम? बताओ बताओ फटाफट। मिनिमम। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब वो डेटा के साथ देखते हैं वो है भी कि नहीं है, यहां से देखो। Q1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी देखो तो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ U1? बताओ बताओ U1 की मैक्सिमम वैल्यू। U0/2 दिख रहा है। अरे ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म को जीरो करोगे तो U की वैल्यू हो गई U0/2। लेकिन मिस्टर आकाश एक बात ध्यान से पढ़ो टी ऑप्शन को। टी ऑप्शन में कह रहा है कि ऐसा पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी U0/4 है वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है। तो जब आप कह रहे हो कि एक बॉडी ऐसा है जिसकी मैक्सिमम एनर्जी इतनी है और एक दूसरा पार्टिकल आप पकड़ रहे हो जिसकी टोटल एनर्जी है U0/4 और एक्स इक्वल टू माइनस ए पे उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है, तो क्या एक्स इक्वल टू माइनस ए के अबाउट एक ऐसा पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी U0/4 है वो ऑसिलेट कर सकता है नहीं कर सकता है बताओ? बोल। अरे आप कह रहे हो कि पोटेंशियल जी वहां पे एक्स इक्वल टू माइनस ए पे मिनिमम होनी चाहिए। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि U0/4 है और आप निकाल रहे हो कि मैक्सिमम U0/2 है। तो उससे तो U0/4 कम ही है। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए के अबाउट अगर ऐसा पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी U0/4 है वो ऑसिलेट कर सकता है नहीं कर सकता है? अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बाद में पहले मैंने भी डायरेक्टली दिमाग में मेरे भी नहीं आया, हम बाद में जब बहुत सोचे तो समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा। इसका मतलब एक बात जरा मुझे बताओ कि मान लो U0/4 की जगह पे हमको U0/3 कर दिया जाता
तो भी हमारा आंसर सही होता है गलत होता है? तो भी सही होता। मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि मिस्टर आकाश की जो u0/4 की जगह पे u0/2 से कम अगर कोई भी वैल्यू दे तो भी हमारा काम चल जाएगा। बोलो। तो सन्नाटो बोलो। तो अब आकाश जी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्यों गड़बड़ा रहा था? चलो एक थोड़ा सा, एक दो आकाश का और भी, एक वो मैकेनिकल एडवांटेज वाला है, वैसे बताओ अब वो कोई पूछता नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखो मैकेनिकल एडवांटेज पहले है क्या, पहले वो समझ लो। जैसे मान लो, जैसे मान लो एक पुली है और ये एम मास का ब्लॉक है। आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो। एक बात बताओ, अगर इस ब्लॉक के ऊपर आप डायरेक्ट फोर्स लगाए होते तो आपको एफ कम से कम कितना लगाना होता? एम जी। लेकिन अब इस बॉडी को लिफ्ट कराने के लिए एफ कम से कम कितना लगाना होगा? बोलो, रिस्पॉन्ड करो बेटा। हम चाहते तुम सीखो, अब एग्जाम नजदीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन सेम सेम आएंगे एग्जाम में। तो हम कह रहे हैं mg/2, तो मुझे एक बात बताओ, क्या पुली को लगाने का हमको फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज जो लगाना था और जो आप लगाए तो कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब हर्ष के दिमाग में एक बात आ रहा है, यार ये खतरनाक खतरनाक पुलिस सिस्टम हम लोग पढ़ते थे, अगर वो सब लगा लिया जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज तो और बड़ा हो जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज अगर बड़ा हो गया तो उस बॉडी को लिफ्ट करना आसान हो गया मुश्किल? अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, जब हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, मान लो फैक्ट्री में मशीन मशीन होता है, आप लुब्रिकेशन कर दिए, मान लो कि पार्ट्स में जंक लगा हुआ है, तो अगर आप 100 रुपए खर्च करोगे तो आउटपुट कम निकलेगा। लेकिन अगर हम लुब्रिकेशन अच्छे से कर दे तो इस बार अगर हम लोग 100 रुपये लगाएंगे तो आउटपुट ज्यादा निकलेगा या कम? बोल। हाँ एक बात समझ में अपने को आ रहा है कि लुब्रिकेशन करने से मैकेनिकल एडवांटेज पे असर पड़ेगा या एफिशिएंसी पे, या दोनों पे? सोच के बताना अच्छे से। लुब्रिकेशन करने से एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा या मैकेनिकल एडवांटेज पे? हाँ,
सिर्फ मैकेनिकल एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा, क्योंकि एडवांटेज को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक अलग कहानी है जो फोर्स से जुड़ा हुआ है, और लुब्रिकेशन करने से आप उसकी एनर्जी या एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो। दोनों अलग अलग चीज है। ध्यान रखेंगे कि लुब्रिकेशन कर दे या ग्रीसिंग कर दे, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मैकेनिकल एडवांटेज पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर है ये बात? अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन आकाश का है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? आप जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। क्या क्या दिया है पहले समझते हैं, आ जाओ। चलो, वही क्वेश्चन हम ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। ये कह रहे हैं अपने को, एक मिनट रुक जाओ। क्या? तो गायब हो गया। छोड़ो, देखो, ऐसे ही बनाते हैं हम। तो ये एक सिलेंडर है, और इसमें इन्होंने क्या किया है, एक हेवी पिस्टन लगा दिया है, ऐसा। और ये शायद कुछ कैपिटल वी से भाग रहा है। ठीक है, और कैपिटल वी जो है ना वो बहुत, फिर में इसको V1 कर देते वरना कंफ्यूजन होगा। ये V1 कर देते हैं और पार्टिकल की वेलोसिटी को V कर देते हैं। और ये लेंथ को L बता रखा है। और ये बोला है कि जितने भी कोलिजन होंगे उन सब को इलास्टिक पकड़ने का है आपको। और ये बता रखा है कि ये बहुत हेवी है। तो हम ना इसका थोड़ा ओरिजिनल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ओरिजिनल जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा हमको समझाने में ज़्यादा आसानी होगा। इसमें एक बात बोल रखा है कि जो V है, मतलब पिस्टन की जो वेलोसिटी है, बहुत छोटी है इससे, dl/L इंटू V0 से। और V0 तब की वेलोसिटी है जब L की वैल्यू L0 है। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है ना? ये सब कहानी वानी दे रखा है। कह रहे इलास्टिक कोलिजन रीजन होगा, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, ये सब मानना है आपको। पिस्टन का मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है, ये सब निकालना है आपको। ठीक है। अब इसके जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हम वो एक बार ले लेते हैं, या एक काम करना आकाश, मुझे इसके चारों ऑप्शन भेजना एक बार। ये चारों ऑप्शन भेज दे एक बार, समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। किसी के पास भी हो तो भेज दो चारों ऑप्शन। हाँ जी। तेरा चारों ऑप्शन भेज दो, है किसी के पास? अरे गूगल में डाल देना, गूगल में डाल दे, मिल जाएगा ये। देखो, हम बता रहे, सुनो, लिखो।
तो पहला पार्ट, एक काम करो, ऑप्शन लिख लो एक बार, नीचे लिखो। द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4 हाँ ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग ऑप्शन लिख लो, चलो लिखवा दिए तो लिख ही लो ये वाला। द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4 when the piston is moved inward, when the piston is moved inward from L0 to L0 by 2, बी ऑप्शन में लिख लो। After each collision with the piston, after each collision with the piston, the particle speed increases by 2v। 2v मतलब मेरा 2v1 हो जाएगा, ठीक है ना। सी में इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड, if the piston moved inward by dl, the particle speed increases by 2v into dl by l, और डी में द रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन, the rate at which the particle strikes the piston is v by l। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ना अपना बी ऑप्शन से। तो याद करो, हम लोग पढ़ते थे कोलिजन ऑफ ए लाइटर बॉडी विथ ए हेवी बॉडी, याद है कुछ? वहां में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई हेवी बॉडी, अगर मान लो V1 से भाग रहा है और एक लाइटर बॉडी आके V0 से कोलाइड करता है इलास्टिकली, तो कोलिजन के बाद जो बॉल की वेलोसिटी है वो हो जाती है V0 प्लस 2v1। खुद का तो रहता ही रहता है और हेवी ब्लॉक वाला डबल होके जुड़ जाता है, और इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद भी वही रहती है। याद है कॉन्सेप्ट? अरे कुछ ध्यान है? इसी से जुड़ा हुआ है कहानी। अरे ध्यान है भी? तो होगा क्या, देखो जरा। ये आएगा, इसको मारेगा टक्कर, टक्कर मारने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस 2v1। फिर ये आएगा, इसको दीवार को इलास्टिकली हिट करेगा, इलास्टिकली हिट करके फिर इतना ही से बाउंस करेगा, और फिर जब यहाँ आके टक्कर मारेगा इसको, फिर ये बाउंस करेगा कितने से? तो v प्लस 2v1 प्लस 2v1, मतलब हर टक्कर में पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, 2v1 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 2v1। तो मुझे एक बात बताओ, जो तुमने भेजा या मैंने जो लिखवाया है उसमें बी ऑप्शन सही हुआ है गलत?
मैंने जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें बी ऑप्शन सही हुआ या गलत? अनुभव। सही हो गया। अब हम फोकस करेंगे अपना। हाँ, अब हम फोकस कर लेते हैं सी के ऊपर, या डी भी देख सकते हो। क्या होगा देखो, बॉल यहाँ आएगा, टक्कर मारेगा, ठीक है, फिर जाएगा, फिर इस दीवार से ट्यूब से टकराएगा, फिर वापस आएगा। तो अगर हम लोग हेवी पिस्टन के जाने के बाद वाली वेलोसिटी पकड़े, यहाँ से टक्कर मार के जब गया होगा, तो आप कह रहे हो कि पहली बार में तो गया था वो v+2v1 से, लेकिन क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि v1 की वैल्यू बड़ा बहुत कम है। तो v1 की वैल्यू अगर बहुत कम है तो हम ये मान सकते हैं कि जो बॉल बाउंस बैक किया है वो v से ही किया होगा, जितने से आया था। तो अगर इस समय को समय शून्य मान लिया जाए, तो अगला कोलिजन पिस्टन के बाद, पिस्टन के साथ दोबारा कितने टाइम के बाद होगा? मतलब पहला कोलिजन होने में और दूसरा कोलिजन होने में टाइम इंटरवल का गैप कितना है? निकाल सकते हो क्या? अभी मान लो ये पहला कोलिजन हो गया, इसके बाद दूसरा कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा? तो बोल दो मेरे सन्नाटो, बोल दे बोल दे। मुझे एक बात बताओ कि हर दो कोलिजन के बीच में टाइम इंटरवल है इतना, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो क्या? बताओ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो क्या? कितनी जल्दी बताओ। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v/2 है, लेकिन वो क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं? बताओ, वो लास्ट वाला ऑप्शन सही हुआ या गलत हुआ? गलत हो गया। अब ध्यान से देख, अब एक पार्ट उसका और था, उसमें क्या बोला है वो, द पिस्टन जब डीएल चलेगा उतने टाइम में पार्टिकल का स्पीड इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। हमने ये निकाल लिया है कि पर सेकंड कितना कोलिजन होगा, ठीक है। तो पिस्टन को डीएल चलने में कितना टाइम लगेगा? बोलो, निकाल सकते हो आप? पिस्टन को डीएल चलने में कितना टाइम लगेगा? नहीं आकाश, dl/2 भी क्यों चलेगा? हाँ, dl/v।
और आप कह रहे हो कि पर सेकंड जो कोलिजन हो रहा है बॉल का पिस्टन के साथ, वो आया था V/12। तो इतने टाइम में कितना कोलिजन हो जाएगा, निकाल सकते हो क्या? तो आप बोले कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम निकाले थे, उसमें DL/V से और डिवाइड कर दो भाई। DL/V1 से कर दिया गया। और वो थोड़ा मेरा V1 का ख्याल थोड़ा रख लेना, वरना दिक्कत आ जाएगा। DL/12 आ रहा है। देख लो अच्छे से एक बार, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। पर देख ले, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, सेम सुम मत कर देना। DL डिस्टेंस ट्रैवल करने में पिस्टन को जो समय लगा वो निकाल लो। उतने टाइम में पार्टिकल का कोलिजन फ्रीक्वेंसी पता है, तो उतने टाइम में कितना कोलिजन हुआ उसको निकाल लीजिए। अरे बोलो, सबका आ गया क्या? बोल दे मेरे सन्नाटो, बोल दे। फिर अरे मेरे काका, सीधी सी बात है। DL थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि हम यहाँ DL/V1 टाइम है, और उसमें बाई 2L से हमने ऐसा कर दिया है। तो देख, ऐसे ही तो आएगा। ये हो गया हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया हमारा टाइम। तो ये आ गया, इतने कोलिजन्स होंगे। अरे बोल, ये सही है क्या? अब सुन, आप जानते हो कि हर कोलिजन में पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाता है 2v से। तो इतने कोलिजन के बाद पार्टिकल का स्पीड कितने अमाउंट से बढ़ गया होगा? बोलो। और आप मल्टीप्लाई कर दिए इसको 2v से। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ठीक लिखे? हर्ष कह रहा है सर 2 1 मल्टीप्लाई होगा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है।
उसका तो अपना वेलोसिटी वही रहता है, पिस्टन वाला जुड़ता है ना दुगना होके। ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही। ये आ गया अपना, ये हमारा V1 से V1 काट भी लो, क्या बच गया ये, उसे 2 भी उड़ा दो, तो ये बच गया dl इंटू V/L। ठीक है, देख लो ये क्लियर है ना सबको। कुछ 2 वगैरह आएगा क्या, देख लो तो। ठीक है, ठीक। अरे ये ठीक है ना, देख लो एक बार। अरे बोल, सही है कि नहीं है। अरे ये ठीक है कि नहीं है, बोलना। अब देखो, अब ये जो आया है दैट मस्ट बी इक्वल टू dv, पार्टिकल के वेलोसिटी में जो बदलाव आया होगा। बस, अब क्या करो सुनो, dv/v को अलग कर लो और इधर dl/l को अलग कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। dv/v इज ln v, ये हो गया ln l प्लस c, ये आ गया ln v माइनस ln l इज इक्वल टू c, यानी कि ये हो गया ln v/l इज इक्वल टू c, यानी कि हो गया v/l इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर c, जो कि ये कांस्टेंट, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l आ गया। तो अब कह रहे हैं कि अगर लेंथ को आप आधा करोगे तो वेलोसिटी का क्या होगा। और क्या आ रहा देख, लेंथ को अगर आप, ओहो हो, एक मिनट रुको रुको रुको, एक गड़बड़ हो गया इसमें। गड़बड़ क्या हो गया सुनो, देखो कैसे ब्लंडर मिस्टेक होता है छोटा सा बात नहीं ध्यान रखने से। इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखो तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन dl घट रहा है, तो हमको dl की जगह माइनस dl लिखना चाहिए। तो क्या होगा, तो होगा dv/v इज माइनस dl/l। फिर हम करेंगे इंटीग्रेट, अब यहां से करके देख क्या आ रहा है। जब यहां से इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ln v इज इक्वल टू माइनस ln l प्लस सी, यानी यहां से आएगा v इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ये कह रहे हैं कि लेंथ को आधा करोगे तो वेलोसिटी आधी हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि लेंथ को अगर आप आधी करोगे तो स्पीड डबल होगी, और स्पीड डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सही कौन है, ये वाला कि ये वाला, और क्यों।
बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी। अरे पहला सही है कि दूसरा? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि डीएल की वैल्यू घट रही है तो डीएल मस्ट बी नेगेटिव। देखो आंसर में एक छोटा सा मिस्टेक करते ही पूरा खेल ही बदल जा रहा है। अगर आपने माइनस साइन का ध्यान नहीं रखा तो समझ लो आंसर भी उल्टा पुल्टा आ जाएगा। अरे बोलो, क्लियर हो गया क्या ये? वैसे इसको एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हो, देखो। एक और तरीके से समझा देते हैं, देखो। थोड़ा सा इसको और हेर फेर करके एक और तरीका देख लेते हैं, देखो यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी का स्क्वायर। तो अगर डीके निकालो तो आ जाएगा हाफ एम टू वी डी वी। फिर टू काट दो, ये आ जाएगा एम वी डी वी। अब इसको लिख लो डी के बाई के से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा एम वी डी वी। और यहाँ लाके डाल दो हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम काट दो, वी से भी काट दो, यानी ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ डी वी बाई वी। और एक काम कर लो कि डी वी बाई वी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यानी ये आ जाएगा डी के बाई के is equal to twice of dv by v, and dv by v is basically minus dl by l। ये आपको काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन लेंथ के साथ दे देगा। आओ दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। ये हो गया हमारा एल एन के, और ये हो गया -2 ln l प्लस सी। ये आ जाएगा एल एन के प्लस एल एन एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी ये आ गया एल एन के इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी के इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साफ दिखाई पड़ रहा है कि लेंथ को अगर आप आधा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हो। ये बात अगर समझ में आ गया हो तो बता दो। नाटो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिया है। अरे और सेंटर ऑफ मास में कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। तो बोल दे। अरे कोई सेंटर ऑफ मास में डाउट है तो बोल दे, वरना फिर हम आगे बढ़े। रोटेशन भी कराना है पूरा। चलो तो हम लोग थोड़ा जो है, अरे कुछ कॉन्फिडेंस आया सेंटर ऑफ मास में अब?
कौशिक जी, हर्ष जी, सौर्य जी। अरे सौर्य, तू तो इस बार भी कम नंबर लिया रे। बता। पिछले बार फिजिक्स में अच्छा लिया है, इस बार फिजिक्स में खराब कर दिया है। चलो कोई नहीं, एडवांस में अच्छे से प्रिपेयर करो। आओ चलो, थोड़ा सा हम लोग ना रोटेशन का थोड़ा बेसिक बेसिक बात शुरू करते हैं पहले। बहुत बेसिक में हम नहीं जाएंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करवाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो वो चलो करा देते हैं। तो मन तो है नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने का। आओ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। रिजल्ट्स आपको याद होगा, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। एक थोड़ा ये प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रख लो। और आपको याद हो, हमने इसका भी डिराइव किया हुआ है कि ये अगर एच है और ये अगर एल है, तो हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, इसके अबाउट, जब हमने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, याद करो। ध्यान है। इस एक्सिस के अबाउट जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे हम लोग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया था, वो आया था आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 6। और जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आ गया था एम एच स्क्वायर बाई 6। क्या आप मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? तो हाँ, अगर हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आ जाए, एक्स नाम दे दे, इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, तो समझ में आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस m2 एक्स स्क्वायर बाई 6। यानी ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 6। वैसे x की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? तो हाँ, हम तरीका बताए थे। ये वाला जो लेंथ हो जाना है, ये हो जाना है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और वही ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से, एक बार कर देंगे हाफ इंटू एच इंटू एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स। हाफ से हाफ काट दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच एल बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच। अब इस एक्स की वैल्यू को लाके यहाँ डाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, आओ थोड़ा और देखते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर प्लेट है, तो इस स्क्वायर प्लेट का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, या इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, या इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, या इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और आपको ध्यान हो अगर, तो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस समझ में आ रहा है ना, दिख रहा होगा अब तो, ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है एम एल स्क्वायर बाई 6। तो इन सब के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। के अबाउट भी वही। तो हर एक्सिस के अबाउट वही आ जाना है। इनफैक्ट इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा। और जो रिजल्ट है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। भाई लॉजिक सिंपल है।
आपने यहाँ से थीटा पे लिया तो हमने यहाँ से थीटा पे ले लिया। अब ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है तो दोनों का सम आई जेड के अबाउट होगा। जो रिजल्ट आएगा आप देख के समझ रहे हो कि आंसर ml²/12 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी एक्सिस जो कि इस प्लेट के पैरेलल में होगा, प्लेट के प्लेन में होगा और सेंटर से पास करेगा तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो थीटा से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ये बात क्लियर है सबको? जल्दी बोल। अगर समझ गए हो ना तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो आओ देखते हैं कौन कर पाता है। जैसे ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है। ऐसा स्क्वायर प्लेट है और एक्सिस हमारा ऐसे पास हो रहा है। ये देखो, साइड लेंथ एल एल है, ये 15 डिग्री का एंगल है। इस एक्सिस के अबाउट जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मास m दिया हुआ है, ट्राई करो। प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? बताओ क्या आएगा?
जल्दी बता दो बेटा। साहिल जी कह रहे हैं ये आएगा। तो देखो, तो अभी हमने सीखा है कि इस एक्सिस के अबाउट तो गड़बड़ हो गया। देखो, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हम लोग, देखो इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है अपने को, ml²/12 होता है। ठीक है ना। रुक जाओ जरा। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये भी अपने को पता है वही होना है। और अभी हमने सीखा है कि अगर ऐसा एक्सिस पकड़ लिया जाए, ऐसा, देखो, और ये एंगल मान लेते हैं कि 15 डिग्री का है। इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना है ml²/12। अब हमारा मेन टारगेट है ये डिस्टेंस निकालना। ठीक है, ये डिस्टेंस अपने को पता है कि L/√2 होता है। अपने को ये वाला डिस्टेंस चाहिए। एक बार वो आ गया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो वो कैसे आएगा। दिख रहा है देखो, ये वाला एंगल जो है ये है 45, और ये वाला एंगल है 15 डिग्री, यानी ये पूरा हो गया 60, और ये है 90। तो उसका ये होगा कॉस वाला और ये वाला होगा साइन वाला, यानी ये डिस्टेंस आ जाएगा L/√2 इंटू sin 60, मतलब √3/2। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आएगा ml²/12 प्लस ml²3, और ये 8 हो गया मुझे लग रहा है। कितना आ गया देख जरा इसका आंसर। अरे क्या रहा देख फटाफट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी 1 1 घंटा। अरे बोल दे। अरे सन्नाटे में चले जाते हैं ये लोग। कितना आ गया देखना इसकी वैल्यू। अरे बोल दे मेरे सन्नाटो। ले हम भी वही कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 2 11 ml²/24 आ गया। इतना बोलने में तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है नालायकों।
चलो एक दो एक आओ एक ट्रिक समझाते हैं। अरे बोलिए समझ गए तो एक बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, अगर जल्दी रिस्पॉन्ड करो। बच्चों की तरह ठगना पड़ता है तुम लोगों को। चल एक अच्छा बताता हूँ, लिख ले, हेडिंग डाल दे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिक फॉर यूनिफॉर्म प्लेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिक फॉर यूनिफॉर्म प्लेट, लेकिन हाँ ध्यान रहे, ओनली फॉर ट्रायंगुलर प्लेट है ये। ट्रायंगुलर प्लेट में ये बड़ा अच्छा ट्रिक है, काम करता है, देखो कैसे। जैसे मान लो ये हमने ले लिया और कोई भी एक बड़ा यूनिफॉर्म टाइप बन रहा है। नॉन यूनिफॉर्म बनेगा नहीं बनेगा ये? मान लो ऐसा है ये, यूनिफॉर्म मत मानना इसको, ठीक है, लग रहा है लेकिन है नहीं है। तो इस वाले ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक ट्रिक बताते हैं, देखो किसी और एक्सिस के अबाउट। जैसे ये है और हमने एक और एक्सिस ले लिया ये वाला, ऐसा। तो अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस प्लेट का, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले करना ये है कि इनके मिड पॉइंट्स को मार्क करना है इन साइड्स के। ऑल्दो ये प्लेट है, कंफ्यूज ना होना। तो आपका सबसे पहला काम होगा इनके साइड्स को मार्क करना। यहाँ, यहाँ, और मान लेते हैं कुछ यहाँ, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट से इस एक्सिस के ऊपर डालना है परपेंडिकुलर। तीनों पॉइंट से डालना है उनके ऊपर परपेंडिकुलर। मान लो पहला परपेंडिकुलर है ऐसा, दूसरा है ऐसा, तीसरा है ऐसा। टेढ़ा मेढ़ा, जो भी, अब समझ जाना तुम। देखो, अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं x1, ये डिस्टेंस x2, ये x3, इस प्लेट के अबाउट जो, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट जो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं ऐसा, m/3 x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ये इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आकाश कुछ बोल रहा है, बोल। कैसा भी ट्रायंगुलर प्लेट हो, ये मेथड वैलिड रहेगा। अरे बोल, क्या बोल रहा है?
हाँ लगा सकते हो। एक्चुअली सुनो, ऐसे सुनो, थोड़ा ऐसे समझो, सुनो। आपको करना क्या है, सुनो। ऐसे याद रखो, ज्यादा अच्छा होगा। जब भी आपको एम प्लेट का एक एम मास का एक ट्रायंगुलर प्लेट दिखाई पड़े, चाहे उसका शेप कुछ भी क्यों ना हो, आपको करना क्या है? इसके साइड के मिड पॉइंट पे एक मास रख देना है आपको, m/3 का। यहाँ भी रख देना है वही m/3 का, और यहाँ भी रख देना है m/3 का। अब जैसे याद रखना चाहो रख लो, m/3 इंटू ऐसा कर लो, या फिर ऐसे मास रख के याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, चलो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लो पहले इसको। जैसे मान लो हमने एक प्लेट ले लिया ऐसा, राइट एंगल, बनेगा नहीं बनेगा आप देखते हैं। ऐसा तो घुमा दो। ठीक है ना, ऐसा मान लो घुमा दिया हमने। ऐसा, या चलो सिमेट्रिकल भी क्यों रखो, ऐसा ले लो। ऐसा ले लो चलो। समझ लो ऐसा है। इसमें हमने ऐसा भर दिया है प्लेट में, और एक एक्सेस ले लिया हमने ये वाला। ये एक्सेस है हमारा। देखो ऐसा दिया हुआ है। ये वाला हाइट आपको, ये वाला हाइट आपको दिया हुआ है, ये वाला हाइट भी आपको दिया हुआ है। है ना, टेढ़ा मेढ़ा है, देख लेना, सेट तो बनता नहीं है। ये हमारा दे दिया है h1, और ये अपना दे दिया है h2। प्लेट का मास है m। पता करो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ट्राई करो। ये एंगल 90 है। चलो बताओ। इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा?
चलो बताओ, एकदम होना चाहिए ये। जल्दी बताओ बेटा, क्या आएगा? m1 h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस h1 प्लस h हाँ ठीक है, थोड़ा सा और इसको ये कर लेना, क्या नाम है गुप्ता जी, थोड़ा सा उसको एक्सपैंड कर दे। अच्छा आंसर आ जाएगा, देख जरा। h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर दो दो बार हो जाएगा, 2h1 h2 भी दो बार हो जाएगा। तू कॉमन ले ले। क्या आ जाएगा बताओ? अगर आप ये तरीका ना जानो तो आप इसका मोमेंट अपने से निकाल भी ना पाओ। आओ देख लेते हैं। उसे होना चाहिए था सबसे ही है। तो मेरे गुरु महाराज हो, सबसे पहले अपना ये डिस्टेंस, इसके मिड पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस h1/2, और इसके मिड पॉइंट से जब लिखोगे तो आएगा h2/2। और ध्यान से अगर हम लिखें, क्या हो गया ये? और ध्यान से अगर लिखे हम लोग तो ये वाला समझ में आ रहा है अपने को। ये आ जाएगा अपना h, अरे हाँ, क्या कह रहे थे हम? तो ये वाला जो हाइट आएगा, कौन सा?
ये वाला जो हाइट आएगा सबको लिख लेते हैं, आ जाओ। देखो, तो ये वाला जो अपना हो जाएगा, ये वाला अपना होगा H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला जो अपना पूरा होगा, ये होगा H2 माइनस H1/2 प्लस H1, यानी कि ये हो जाएगा कुल मिला के H1 प्लस H2/2। बस सब तो मिल गया, अब खेल खत्म हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m/3 H1/2 का, और साथ में एक हो गया H1 प्लस H2/2 का। तो अगर हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले ले तो ये 12 हो जाएगा। ये हो गया H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, फिर H1 का स्क्वायर, फिर H2 का स्क्वायर प्लस 2H1 H2। समझ में आ रहा है कि दो दो बार हो गया ये लोग, तो आंसर आ जाएगा m/6 H1 का स्क्वायर, H2 का स्क्वायर, 1H2। मतलब प्लेट कोई भी आ जाए भैया, अपना आसानी से आंसर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ, फट से बता दो। जैसे मान लो ये प्लेट ले लिया हमने, जैसे ये प्लेट ले लिया और इसमें कुछ ऐसा कलर भी भर दिया। तो अपने को इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मान लो ये वाला कुछ, मान लो ये वाला कुछ 3 मीटर का या 4 मीटर का है, ये वाला 3 मीटर का है, बाकी तो 90 का एंगल दिख रहा है। अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है ना, अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। या फिर एक एक्सिस हम और भी ले लेते हैं, अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए। फाइंड करो। बताओ जरा फटाफट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 1 है, ये 2 है, चलो शुरू हो जाओ। अब तुम्हारे लिए तो एकदम आसान कर दिए। दूसरा ट्राई करो।
हाँ जी बताओ फटाफट। क्या आ रहा है बताओ। वैसे आकाश जो हमारा बेसिक तरीका है जरा उससे भी चेक कर ले तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा जो बेसिक तरीका है उससे भी वही आ रहा है, जरा चेक कर लो। कभी अगर फंस जाओ तो ये तरीका काम करेगा, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली तो फंसने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नहीं, फिर भी। चलो आज क्लास यहीं पे छोड़ रहे हैं, कल हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूरी ताकत लगाना है रोटेशन में अपने को। इस वीक पूरा रोटेशन ही डिस्कस करेंगे और हम चाहते हैं कि एकदम बढ़िया से आपका रोटेशन होके जाए एग्जाम में। बाकी ट्वेल्थ के कोई भी डाउट्स अगर आपको हो रहे हो तो ग्रुप में आप बेहिचक भेज दो, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के भेज देंगे। ठीक है सबको बात।